नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का वसंत एजुकेशन हब पर बहुत ही स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त नितिन कुमार छारी। दोस्तों, आज का हमारा जो पॉडकास्ट का विषय है वो उन बच्चों से संबंधित है जो कई वर्षों से लगातार सिविल सर्विस की या किसी एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें उन्हें सफलता की जगह असफलता मिल रही है। इन असफलताओं से उनके समक्ष कई चुनौतियां खड़ी होती हैं। इन चुनौतियों का जवाब कैसे ढूंढे वो, इन्हीं सभी सवालों के जवाब से आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो संबंधित है, जिसका मूल विषय है विद्यार्थियों की समस्याएं और उनका समाधान। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं अमित जैन सर, अमित कुमार जैन, जो कि बच्चों के बीच में जैन सर के नाम से लोकप्रिय हैं। अमित कुमार जैन जो कि बुंदेलखंड की माटी से निकले और मालवा में अपने ज्ञान की ज्योति बिखेर रहे हैं। अमित कुमार जैन न सिर्फ बच्चों के प्रति सहानुभूति बल्कि समानुभूति को प्रकट करते हैं, बच्चों की समस्याओं को समझते हैं। 14 वर्षों से सर इतिहास और एथिक्स बच्चों को सिखा रहे हैं, किस प्रकार से बच्चे इन अवसाद से लड़ सकें, इन अवसाद से निकल कर अपने भविष्य को एक नई दिशा दे सकें। तो बिना किसी देरी के हम रुक करते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि की ओर। सर, आपका बहुत ही स्वागत है वसंत एजुकेशन हब पर। बच्चे आपको सुनना चाहते हैं, बच्चों की काफ़ी समस्याएं हैं। सबसे पहले बच्चों को आप अपना परिचय दीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे आपके आज के विषय पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं अमित कुमार जैन बुंदेलखंड से संबंधित हूँ और पिछले 14 वर्षों से सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। और ये पूरी यात्रा मेरी लगभग 22 से 24 साल की है, जब मैंने अध्ययन स्टार्ट किया था। जी सर। और इस दौरान बहुत से एग्ज़ाम हमने पास किए सिविल सर्विसेज के, और उसके बाद जब अध्यापन कार्य में आए तो अध्यापन कार्य में भी बहुत अच्छा बहुत अच्छी कहते हैं हमारी परफॉर्मेंस रही। पढ़ाने की स्किल, हाँ, बच्चों की स्केल पे काम किया, ऊर्जा के साथ पढ़ाया, बच्चों को कभी डीमोटिवेट नहीं होने दिया। बिल्कुल सर। मेरा व्यक्तिगत इस संदर्भ में काफ़ी मतलब मैंने महसूस भी किया है कि आपका जब बच्चों से जो पढ़ाने का लहजा है वो बहुत ही एकदम क्लियर रहता है। बच्चे आपसे आत्मीयता से जुड़ते भी हैं, ये मैंने व्यक्तिगत तौर पे देखा भी है। सर जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो बच्चा अपनी समस्याओं को ऐसे सर के साथ रखता है जैसे सर उनके सर नहीं बल्कि बड़े भाई हैं। सर प्लीज़। जैसा कि आपने कहा सर, कि आपने शब्द की शुरुआत ही वहीं से की कि सर की सहानुभूति नहीं क्षमानुभूति है, तो ये हमारे नीति शास्त्र विषय से आता है कि हमारी छात्रों के प्रति सहानुभूति नहीं है, सहानुभूति केवल उनके प्रति भाव जता देना है। जबकि मैंने एक लंबी यात्रा में इस सारी चीज़ों को जिया है, जो आज छात्र भोग रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को बारी बारी से मैंने देखा है, जिया है। इसलिए मैं उनकी परिस्थितियों को, उनकी मनोदशा को, उनके माइंड सेट को बहुत अच्छे से जान सकता हूँ। बिल्कुल सर। सर ने मतलब अपने सीमित शब्दों से ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि सर बच्चों के प्रति सहानुभूति के साथ साथ समानुभूति भी रखते हैं। और इसी विषय से हम अपनी आज की चर्चा शुरू करते हैं। सर, मेरा पहला प्रश्न बच्चों की तरफ से है। बच्चे काफ़ी लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि लगातार जो हमारी परीक्षाएं हैं उनके रिज़ल्ट नहीं आ पा रहे हैं। जैसे सिविल सर्विस में MPPSC देखें, रिज़ल्ट कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा ये भी है कि जब हम परीक्षाओं के दौर को देखते हैं कि जब परीक्षाएं हो रही हैं तो पोस्ट बहुत कम आ रही हैं। कई बार पोस्ट डिले भी हो जाते हैं कि परीक्षा हो ही नहीं पा रही है। जैसे अभी 9 जून से परीक्षा होने वाली थी, मुख्य परीक्षा, अब अनिश्चित काल तक डिले कर दी गई है। होगी, लेकिन कब होगी। अब इन सब माहौल में बच्चा कहीं ना कहीं तनावग्रस्त है। जो सिंसियर पढ़ रहा है उसके सामने टारगेट नहीं है, जो सिंसियर नहीं पढ़ रहा है उसके सामने भी एक लंबे समय के बाद ये चुनौती आ जाती है कि इतने वर्षों से हम कर क्या रहे हैं।
तो इस तनाव की स्थिति से बच्चे को कैसे बाहर निकलना चाहिए? काफ़ी बच्चे इस तनाव में फंसे हैं। सर प्लीज़ कुछ बच्चों को ऐसा बताइए जिससे बच्चे अपने अंदर एक सकारात्मक अनुभव कर सकें। सर ये कोई नई बात नहीं है। सिविल सेवा, प्रशासनिक सेवा की तैयारी का स्वरूप ही ऐसा है। ये ठीक है कि आज मध्य प्रदेश पीएससी में विशेष रूप से और भी पीएससी में रिजल्ट जो है, परिणाम जो है नियमित नहीं आ रहे हैं, वैकेंसी भी कुछ कम आ रही हैं, तो बच्चों को अपनी उम्मीदों के अनुसार परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन आप देखोगे तो सिविल सर्विसेज का स्वरूप ही ऐसा है कि वो एक तो टाइम टेकिंग है, समय लेता है, और सबसे बड़ी बात सर ये आपके धैर्य की परीक्षा है, आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है, आपके पेशेंस की परीक्षा है। जिस प्रकार बिल्कुल सर, जैसे कि पीएससी में पी का अर्थ ही पेशेंस बताया जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। अगर किसी बच्चे में पेशेंस नहीं है तो फिर समस्या यहाँ पे ये है कि फिर वो जल्दी पाने की इच्छा में कहीं ना कहीं मोटिवेट की जगह डिमोटिवेट होने लगता है। बिल्कुल। तो बच्चों यहाँ पे सर ये बताना चाह रहे हैं कि हमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हम कल को एक जिले के अधिकारी बनने वाले हैं और ये जो प्रक्रिया है वो एक ट्रेनिंग के मार्ग से ही होकर गुजर रही है। इसमें आप तनाव को सहन करना सीख रहे हैं। आपको तनावग्रस्त होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर परीक्षा कुछ समय बाद होगी तो ये आपके लिए चुनौती है कि उस समय तक आप अपने आप को किस प्रकार से संभाल पाएंगे। ठीक, तो सर यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक दौर ही इस प्रकार का है, इसमें ये असमंजस की स्थिति आना स्वाभाविक है। आपको केवल धैर्य रखना होगा। सर आप इस संबंध में और कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मतलब हमारा कहना वही है जो आपने संक्षिप्त में कहा है कि हम लंबे समय से जुड़े हैं इस क्षेत्र से। बिल्कुल सर, अध्यापन में तो अभी आ गए, यात्रा तैयारी की भी रही है। बिल्कुल सर। तो उस दौरान हमने देखा है कि नहीं, धैर्य का परीक्षण तो है, और ये एग्जाम एक व्यक्तित्व विकास का एग्जाम भी है। ये आपकी पर्सनालिटी को तैयार करता है। इसलिए जो भी धैर्य की जिसमें भी कमी है वो इस एग्जाम को चुनने की जगह और भी विकल्प हैं उसके पास, जिन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए। जैसे क्रिकेट में 3 प्रारूप हैं, एक T20 है, एक वनडे है और एक टेस्ट है। जी सर। जिसको वाकई ओरिजिनल क्रिकेट कहते हैं वो टेस्ट है। बिल्कुल सर। जिसमें 5 दिन लगते हैं। उसमें धैर्य का परीक्षण, बिल्कुल परीक्षा देनी पड़ेगी। जो जितना धैर्यवान होगा वो उतना सफल होगा। और प्रशासन की परीक्षा में सर सबसे ज्यादा तनाव से सामना होता है। बिल्कुल सर। और तनाव को जो सहन कर जाएगा वो प्रीलिम्स भी निकाल लेगा, मेंस भी निकालेगा। ज्ञान क्या है सर, तनाव के साथ ज्ञान चला जाता है, और वो ज्ञान अगर तनाव में काम आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को ही वो प्रशासनिक के रूप में चुनते हैं। जैसे कि आप इंटरव्यू जब लेते हैं बच्चों के, हाँ, हम इंटरव्यू जब लेते हैं बच्चों के, तो हम बच्चों को यही सिखाने का प्रयास करते हैं बच्चों, वहाँ पे आपका ज्ञान का परीक्षण नहीं हो रहा है, वहाँ पे ज्ञान का परीक्षण हो चुका। अब वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहे हैं। और यदि आपके व्यक्तित्व में धैर्य, सत्यनिष्ठा और ऐसे मूल्य जो लोक सेवक के मूल्य हैं वो आपके जीवन में, आपके मस्तिष्क में विराजमान हैं, तो आपको कल अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इसी संदर्भ में सर ने एक बहुत अच्छी बात कही बच्चों कि हर एक बच्चे की ऐसी परिस्थिति नहीं होती है कि वो लंबे समय तक इस फील्ड में बना रहे। बड़े बड़े मतलब बच्चों के कहीं ना कहीं क्या है कि जब समय गुजरने लगता है तो ये धैर्य टूटना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हमें धैर्य बनाने के लिए अपने धैर्य और अपने परिश्रम की पहचान स्वयं भी करनी चाहिए। जैसे अगर किसी बच्चे की स्थिति ऐसी है कि वो जल्दी जॉब लेना चाहता है तो सर ने कहा कि वो वनडे एग्ज़ाम की ओर अपना रुख करे और जल्दी से अपनी पोस्ट को सुनिश्चित करे। और यदि वो पीएससी या सिविल सर्विस में आना चाहता है तो उसको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सर हमारी बहुत बातें तनाव और अवसाद तो हुई, बच्चे ये जानना चाहते हैं कि अवसाद को मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि इसमें लंबे समय तक इन्वॉल्व रहना है। धैर्य एक निश्चित समय के बाद सर धैर्य टूटता भी है। इस टूटते हुए धैर्य को देखकर बच्चा तिनका तिनका रोता है, जिससे वो अवसाद में जाता है। इस अवसाद से बचने का क्या उपाय हो सकता है, ये और बच्चा जानना चाहता है सर। बिल्कुल, अवसाद से
अगर अवसाद है तो अवसाद से बचने के तरीके भी हैं। बिल्कुल सर। अवसाद अगर मन की समस्या है तो मन से ही उसका समाधान होगा। कहते भी हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल सही ये कहा। हमारा मोटिव भी है बच्चों के लिए। हमेशा ये हमने अपनी मम्मी से लिया, माँ से लिया, और हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ध्यान रखना, मन बड़ा चंचल है, मन तुरंत उदास भी हो जाता है, मन उत्साहित भी हो जाता है। तो हमें मन को, एग्जाम में नकारात्मक पहलू हैं बिल्कुल, लेकिन अंततः इसका जो साध्य है, अंततः इसका जो लक्ष्य है वो बहुत शानदार है। ध्यान रखना, अंततः इसका जो लक्ष्य है वो बहुत शानदार है। जिस तरह एक गर्भस्थ महिला 9 माह एक बच्चे को अपने गर्भ में रखती है और उसके बाद जब वो उस बच्चे को जन्म देती है तो उसकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। तो मन जो है, मन को उत्साहित रखने के लिए आपको अपने सामने लक्ष्य रखने चाहिए। आप तैयारी के दौरान अपनी तैयारी को एकाग्रता और निरंतरता से करें, अपनी प्रीलिम्स की स्किल को डेवलप करें, मेंस पढ़ने के साथ राइटिंग स्किल, लिखने की आदत को डेवलप कर लें, डायरी राइटिंग जैसी हॉबी डेवलप कर लें। बिल्कुल सर। ताकि उससे आपके लेखन की क्षमता बढ़ेगी। और जो भी आपकी हॉबी है उस पर भी आप काम करें। हॉबी वही है जो आपको डिप्रेशन में खुश कर दे, हॉबी वही होती है। आप ध्यान रखना, हम थोड़ा सा इंटरव्यू वाली बात करने लगे, लेकिन आप तैयारी के दौरान, व्यक्तित्व विकास की ये तैयारी है, उस दौरान अपने व्यक्तित्व विकास के पहलुओं पर ध्यान दें। बिल्कुल तैयारी को जारी रखें। हाँ, आपकी अगर कोई एजुकेशन जो डिग्री वाली रह गई है, आपने बीए किया, एमए रह गई है, तो आप उसको भी कंटिन्यू करें ताकि आपके और विकल्प भी खुल सके। तो बच्चों, यहाँ पे सर ने एक गर्भस्थ महिला के उदाहरण से अपनी बात को गागर में सागर भरने के आधार पर कहा। जैसा सर ने कहा, आप अपने लक्ष्य को अपने मन के गर्भ में पोषित करें और सतत रूप से, जिस प्रकार से एक महिला 9 महीने तक अपने गर्भ में एक बच्चे का पोषण करती है और उसके बाद जब वो बच्चा जन्म लेता है तो उसकी किलकारियाँ, उसका चेहरा देखकर माँ अपने सारे कष्ट भूल जाती है। ऐसे ही जब आप कल सिलेक्ट होंगे तो उस सिलेक्शन की खुशी को अपने मन में रख के अपने रास्ते को सतत रूप से पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है। अब इसी संदर्भ में सर हमारा अगला प्रश्न ये है कि जैसे कि बच्चों को कल सफलता के मैनेज करने के तरीके सिखाए जाते हैं कि जब आप सफल हो जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं करना है कि लोगों को ऐसा लगे कि इन पे सफलता सर चढ़ के बोल रही है। यानी कि हम शॉर्ट में कहें तो सफलता को मैनेज करना हर कोई सिखाता है, लेकिन जो व्यक्ति, जो बच्चा असफल हो जाता है, उसकी असफलता को उसे मैनेज करना तो सिखाया ही नहीं गया है। तो इस संदर्भ में फिर बच्चों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बिल्कुल। भारत में या हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बोलें तो सफलता, कहते भी हैं कि सफलता के अनेक माँ बाप होते हैं, असफलता अनाथ होती है। ये सत्य है। बिल्कुल सर। और सिविल सर्विसेज का जो बच्चा है वो इसको बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि जो बच्चा मेंस तक पहुंचा, इंटरव्यू तक पहुंचा, वो इसको बहुत अच्छे से महसूस कर चुका होता है कि सफलता, और जिस तरीके से सफल बच्चों को सम्मान दिया जाता है, उनका आदर सम्मान किया जाता है, उससे और ये भावना बच्चों में आती है। लेकिन उन्हें असफलता को मैनेज करने के लिए एक पद्धति आती है विजुअलाइजेशन की। जी सर, क्या है ये विजुअलाइजेशन? उन्हें अपनी अच्छी स्थिति को, अपने अच्छे भविष्य की पिक्चर को विजुअलाइज करना चाहिए। आप विजुअलाइज करोगे तो ऐसा कहते हैं कि वैसा होगा। कहते हैं आपके जैसे विचार होंगे वैसी ही प्रतिक्रिया ब्रह्मांड देगा। मतलब आप सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने मन मस्तिष्क में जैसा सोचते हैं आपके साथ आसपास वैसा घटित होने लगता है। तो आपको सकारात्मक रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। अगर आपको और सकारात्मक रहना है तो आध्यात्मिक स्रोतों की तरफ जाएं। सर मेरा अगला प्रश्न यही होने वाला था कि अब इस अवसाद से, इस तनाव से, इस डिप्रेशन से, इस असफलता से बाहर निकलने के लिए आध्यात्म किस हद तक बच्चे की मदद कर सकता है? बिल्कुल, आध्यात्म बहुत मदद कर सकता है। खास तौर पे
भागवत गीता जो सिविल सर्विसेज के सिलेबस में भी आ गई है, बिल्कुल सर, जो निष्काम कर्म योग का मैसेज देती है और जो कहती है कि व्यक्ति के हाथ में केवल कर्म है, कर्म का फल नहीं है। बिल्कुल सर। तो बगैर फल आकांक्षा के व्यक्ति को निष्काम भाव से केवल कर्म करना चाहिए, अपने फल पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब आप कर्म को प्रबलता से करोगे, हमारे गुरुजी भी हमेशा कहते थे कि कर्म को प्रबल करो, केवल एक ही आशीर्वाद देते थे, कर्म को प्रबल करो, पुरुषार्थ करो, सफलता तो झक मार के आएगी। बिल्कुल, आपको सफलता पर ध्यान बहुत नहीं, विजुलाइज करना है अलग बात है, लेकिन आप अपने कर्म को सुधारें। आप जो भागवत गीता का मैसेज है कि ना तो आप पास्ट में रहें, भूतकाल की चीजों को लाद के ना रखें, और ना भविष्य की चिंता में आप घुलते रहें। होता यह है कि बच्चा भविष्य में ज्यादा होता है, वर्तमान में कम होता है। हाँ, मतलब अपने कर्म के प्रति ज्यादा सजग न रहकर भविष्य में उन लाभ के बारे में सोचते हुए अपने कर्म को पीछे छोड़ देता है, और ऐसी स्थिति में फिर वो सफल नहीं हो पाता है, और सफल न होने के कारण फिर वो अवसाद और ये तमाम चीजें आपको कहीं ना कहीं अपने कर्म पर विशेष फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे सर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने कर्म को साध लेंगे, सर ऐसा कोई एक उदाहरण जिससे बच्चे और क्लियर तरीके से समझ पाएं कि कर्म को किसने साध लिया और वो आज इतना महान बन गया है कि हमें उससे सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत से उदाहरण हैं जो कर्म के कारण ही स्थापित हुए। बहुत से उदाहरण हैं हमारे सामने। क्रिकेट के भगवान मिस्टर सचिन तेंदुलकर हैं, जो हमारे आदर्श भी हैं, बहुत कुछ हमें बहुत प्रेरणा भी देते हैं, और शिक्षा से भी उनका संबंध है। बिल्कुल कि व्यक्ति ने 8th या 10th की क्लास पास नहीं की और 8th या 10th में वो फेल हुए, लेकिन उनके भाई ने उनकी क्रिकेट के प्रति रुचि और समर्पण को देखकर उन्हें उनके गुरु को समर्पित कर दिया, और उस व्यक्ति ने अपनी उस खूबी को, अपने उस गुण को, अपने उस कर्म को साधा, केवल एक ही चीज को साधा, क्रिकेट के खेल को साधा, और एकाग्रता और निरंतरता से क्रिकेट को निखारने में लगे रहे। परिणाम आपके सामने है। बिल्कुल कि भले 8th पास नहीं की, लेकिन आज 8th की क्लास में महाराष्ट्र में पहला टॉपिक है मिस्टर सचिन तेंदुलकर। ध्यान रखना। तो कहते भी हैं, कर्म भाग्य दोनों बड़े, इनसे बढ़कर कौन, कर्म लगन से कीजिए, भाग्य रहेगा मौन। ध्यान रखना। तो बच्चों, यहाँ पर केवल और केवल बात कर्म के संदर्भ में बताई जा रही है। यदि आप अपना कर्म, जैसे एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी का कर्तव्य है कि ईमानदारी से अपने उन किताबों का अध्ययन करें जो उसके सिलेबस से संबंधित है, और लगातार सिनॉप्सिस बनाता रहे, लगातार रिवाइज करता रहे। मैं आपको इस संदर्भ में एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहता हूँ। RWR क्या होता है? RWR यानी कि रीड, राइट एंड रिवाइज। अगर रीड करेंगे तो चीजें लंबे समय तक रहेंगी, राइट करेंगे तो और लंबे समय तक स्थायी रूप से वो बनी रहेंगी, और अगर रिवाइज करेंगे तो निसंदेह आपका वो टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यदि रीड, राइट और रिवाइज के सिद्धांत पे आप चलते हैं तो बूंद बूंद से घड़ा भी बढ़ता है, बूंद बूंद से आपका टॉपिक भी कवर होगा, और टॉपिक कवर होने के साथ आप ये अवसाद और इन सब समस्याओं से दूर रहकर कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। सही कहा सर मैंने? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। सर, क्या बच्चे सिविल सर्विस की परीक्षा को लंबे समय तक देते देते एक ऐसे माहौल में चले जाते हैं कि हमने अपना काफ़ी लंबा समय जो है वो इस क्षेत्र में दे दिया है और अब कुछ हो नहीं पा रहा है, तो क्या उन्हें शिफ्ट करना चाहिए या फिर भी लगे रहना चाहिए? एक निश्चित समय के बाद फिर उनको क्या करना चाहिए? देखो, एकदम से तो क्विट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन हमने कहा कि उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं आपको एक ना एक आपातकालीन विंडो खुली रखना चाहिए। बिल्कुल। ये हमने सुना है कि ट्रेन में होती है एक विंडो, तो आपको अपने जीवन में एक विकल्प लेके चलना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। यूपीएससी में देखा गया है कि सिलेक्ट होने वाले IITians होते हैं, तो वो क्रिकेट में भी कहते हैं कि अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो व्यक्ति खुल के बिल्कुल सर बल्लेबाजी करेगा, बैटिंग करेगा। ये यहाँ भी लागू है। हमने देखा सफल वो ज़्यादा होते हैं जिनके एग्जाम के समय जिनके मन और मस्तिष्क पर तनाव नहीं होता। बिल्कुल सर। उन्हें खोने का डर नहीं होता, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस, उनका कर्म बहुत प्रभावी हो जाता है और उन्हें परिणाम जल्दी मिल जाते हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि इस मन का
आपकी मानसिक दशा का, आपके राइटिंग स्केल पे भी फर्क पड़ता है, आपके स्वास्थ्य पे भी फर्क पड़ता है। इसलिए आप अगर कुछ चीज़ लेके आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा, और जहाँ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा तो आप अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इसलिए हमारी तो एडवाइस है सबसे कि कुछ ना कुछ एक सेकंड ऑप्शन रख के आए और केवल इस पर निर्भर ना रहे। तो सर कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम ये बात कह रहे हैं कि अपने कर्म पे फोकस कीजिए, बच्चा इस संदर्भ में कहीं ना कहीं भटक सकता है ना, कि कर्म पर फोकस कीजिए और इससे कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य को साध लेंगे, अपने कर्म को साध लेंगे तो आप कल को एक अच्छा मतलब रिजल्ट दे पाएंगे। और दूसरी ओर हम ये भी कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में हम सेकंड ऑप्शन भी रखें, तो क्या बच्चा इस दोनों बातों से भयभीत या भ्रमित भी हो सकता है? तो ये दूसरा ऑप्शन किस स्तर पे और किस बच्चे के लिए आवश्यक है, ये और क्लियर होना आवश्यक है। कि जैसे कि अब कुछ बच्चे जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, अब उनके साथ उनके फैमिली की, उनके परिवार की जिम्मेदारियां हैं, और उनके आसपास कहीं ना कहीं ऐसा माहौल है कि फिर अब उनको इस क्षेत्र से हटना ही होगा। तो क्या उसके लिए सेकंड ऑप्शन आवश्यक है, या ऐसे व्यक्ति के लिए जो और आगे कर सकता है लेकिन वो ड्रॉप कर दे, किस व्यक्ति को ये सेकंड ऑप्शन की ओर जाना चाहिए? देखो, एक जो लंबे समय से यात्रा कर रहे हैं, बिल्कुल सर, तो अगर वो अपना ट्रैक चेंज करें तो वो ट्रैक इसी फील्ड से रिलेटेड ही करें। बिल्कुल। अगर उन्हें किसी विषय विशेष में महारत है, तो हमने जैसे डिग्री लेने की बात की, आप एमए करो, एमएससी करो, उसके बाद पीएचडी करो, तो टीचिंग का ऑप्शन खुल के आता है। इसके अलावा और भी अगर आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी है तो आप वनडे एग्जाम की तरफ, आपके पास एज है अगर, बिल्कुल सर, तो आप अपनी उस कैपेसिटी का, अपनी ताकत का यूज करें और वनडे एग्जाम में पोस्ट उठाएं। बिल्कुल। कुछ भी आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा वो आपको बूस्ट करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। और फिर आप अपनी उस यात्रा को एकदम से ना छोड़ते हुए पेपर की रीडिंग आप कर ही रहे हैं, करंट से आप रिलेटेड हैं, वनडे एग्जाम में भी आप जीके वाले पार्ट को पढ़ ही रहे हैं, आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरे पोर्शन आप तैयार करें। आप और भी अगर आपकी हॉबी भी है, अगर कुछ हॉबी के स्तर पे भी आपका अगर करियर ऑप्शन खुलता है, तो लोग कहते हैं कि हॉबी को जॉब बना लो, तो उसको जॉब ही कहते हैं। और हॉबी के माध्यम से अगर आप जॉब करोगे तो आपको वो थकाएगा भी नहीं, डिप्रेस भी नहीं करेगा। वो आपकी हॉबी कुछ भी हो सकती है। आप अपनी हॉबी को भी ना छोड़ें। ये हॉबी केवल इंटरव्यू में पूछे जाने के लिए नहीं है, ये हॉबी आपको डिप्रेशन से निकालने के लिए भी है और आपको रोजगार देने के लिए भी है। बिल्कुल सर। सर इसी संदर्भ में मेरे मस्तिष्क में एक प्रश्न और आ रहा है। इस संदर्भ में माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए? जैसे बच्चा काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, एक अपना 100% भी दे रहा है, लेकिन राजयोग हर किसी के नसीब नहीं होता। तो अगर कुछ ऐसा है कि भाग्य उसके इतने आड़े आ रहा है कि वो हो नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में माँ बाप की इस संदर्भ में क्या भूमिका होनी चाहिए कि वो बच्चे की मनोभाव को, जैसे कि आप बेहतर समझते हैं, सहानुभूति के साथ साथ समानुभूति आप रखते हैं, तो क्या माँ बाप को भी बच्चों के प्रति ये समानुभूति रखकर बच्चे की मेहनत का सम्मान करना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ा दुख यही होता है कि इतना पढ़ने के बाद जब ना हो तो माँ बाप कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ जाएं कि मेरे बच्चे ने दम से मेहनत की है, अगर वो नहीं हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर माँ बाप इस चीज़ को नहीं समझ पाते तो कहीं ना कहीं ये एक मन में मलाल बना रहता है कि मेरे घर वालों को मुझ पर भरोसा नहीं है। तो इस संदर्भ में माँ बाप की क्या भूमिका होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस चीज़ को भी हमने सफ़र किया। बिल्कुल सर। और अपनी इसी यात्रा के दौरान हमने अपने माँ बाप को खोया भी, और वही हमारे पढ़ाने की प्रेरणा भी है। जी सर। कि जिस तन्मयता से, जिस ईमानदारी से, जिस सत्यनिष्ठा से, जिस समर्पण भाव से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनके लिए केवल एक ही रहता है कि वो सफल हों और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और माँ बाप का भी दायित्व है। देखो, सफलता सब चाहते, सबकी उम्मीद होती है कि उनका बेटा सफल हो, और अगर बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं तो वैसे तो जनरली माँ बाप समझते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनके धार्मिक तरीके से उनके पुण्य को बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। और एक चीज़ और है, सबसे ज़्यादा सफ़र माँ बाप ही करते हैं। बच्चे की सफलता असफलता को सबसे ज़्यादा अगर सफ़र करता है कोई, तो वो
माँ बाप, क्योंकि समाज के लोग पूछते किससे हैं? माँ बाप से पूछते हैं, और उन्हें सफ़र करना पड़ता है। तो माँ बाप भी जो रियल हैं, आपने बहुत सी मूवीज़ देखी होंगी, आप अभी 12th फेल आई है, तो और भी सिनेमा है, उसमें भी बताया जाता है कि माँ बाप अपने बच्चे की मनोदशा को बहुत अच्छे से समझते हैं। शायद ही कोई माँ बाप होंगे जो बच्चे को इस तरीके से फ्रस्ट्रेट करते होंगे, नहीं तो सारे माँ बाप, क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम प्रिय नहीं है, उन्हें अपना बच्चा प्रिय है, बच्चा प्रिय है। तो उसमें बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो इतने समझदार हैं, इतने योग्य हैं। बाकी हाँ, हम जब तैयारी करें तो सारी चमक धमक को, चाहे वो इंदौर की चमक हो, चाहे वो दिल्ली की चमक हो, उस चमक धमक को एक तरफ रखते हुए, माँ बाप को ध्यान में रखते हुए, उनके सम्मान को, उनकी पगड़ी को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण समग्र समर्पण भाव से हमें तैयारी करना चाहिए। क्योंकि आप सबसे अच्छा उपहार अपने माँ बाप को अगर कुछ दे सकते हो, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, तो वो केवल एक पोस्ट है, सरकारी पोस्ट है, वो उससे बड़ा उपहार अपने माँ बाप को आप नहीं दे सकते। सही बात है। तो बच्चों, यहाँ पे आपके एक बेहतर भविष्य के लिए काफ़ी प्रश्नों पे चर्चा हुई है। इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अपने मस्तिष्क में सजो कर रखिए, और 2-3 बातों को आप पूरी तरीके से ध्यान में रखिए कि एक मूवी आई थी अभी, जिसमें कहा गया था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको अपने कर्म को साधना है और पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी है, और जब तक नहीं हो जाएगा नहीं छोड़ना है। और किसी भी स्थिति में अवसाद और ऐसी किसी भी समस्या के बीच में अगर आप पहुंचते हैं, तो आपको आपके धर्मशास्त्रों का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों के साथ को भी नहीं छोड़ना है, जो आपको इन समस्याओं से बाहर निकालने में लगातार मदद करेंगे। यदि आपको हमारे इस पॉडकास्ट से संबंधित और भी किसी प्रश्न का जवाब चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने उन प्रश्नों को लिख कर दे सकते हैं। यदि हमें ठीक लगेगा तो हम उस पर एक पॉडकास्ट और बना के आपकी इन समस्याओं का समाधान करने के लिए और बेहतर तरीके से प्रयास करेंगे। यदि हमें ठीक लगा तो हम लिखित में वो उत्तर देंगे। इसके अलावा अगर आप हमसे और भी कोई चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे लिखे हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बहुत ही कीमती समय में से बच्चों के लिए, चूँकि आप बच्चों के प्रति समानुभूति रखते हैं, इसलिए आप बच्चों से इतना बेहतर तरीके से जुड़ते हैं, तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।